मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला मैथमेटिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हालांकि इस चैप्टर का नाम भले है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, लेकिन इसमें जो है वृत्त के अलावा भी अन्य आकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अन्य आकृति त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज और चतुर्भुज में त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं उसमें वृत्त आ गया, अर्धवृत्त आ गया, वृत्तखंड आ गया, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड आ गया, उसके अलावा चतुर्थांश आ गया। तो ये सारे चीज जो है वह वृत्त से संबंधित है, लेकिन उसके अलावा भी और भी क्षेत्र के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम पहले अलग अलग आकृति को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह आपका वृत्त हो गया, वृत्त में यह केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये वाला आपका त्रिज्या हो गया। हालांकि ये सब चीज से आप लोग वाकिफ होंगे। ये केंद्र हो गया, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या हो गई। अब हम आपसे ये पूछें कि एक वृत्त में आप कितना त्रिज्या खींच सकते हो, तो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींच सकते, बहुत सारे खींच सकते हैं। अब यदि ये बोले कि एक वृत्त में कितना केंद्र होता है, तो वृत्त में एक केंद्र होता है। वृत्त में कितना केंद्र होता है? एक केंद्र होता है। अब देखिए वृत्त में जो है यदि हम कोई भी दो बिंदु को मिला दें, कोई भी दो बिंदु को मिला दें, तो वह रेखा जो प्राप्त होगा उसको हम लोग जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा या फिर कोड कहेंगे। अब वृत्त में जैसे ये आप जान रहे हो कि यहां से लेकर के यहां तक आपका एक त्रिज्या है। अब इसी को यदि हम लोग इसी को आगे बढ़ा दे, इस तरह से मिला दें, तो यह भी तो एक जीवा हुआ, क्योंकि वृत्त से होकर के वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली जो रेखा होता है वही जीवा होता है। हाँ, लेकिन यह जीवा जो होगा यह सबसे लंबी जीवा होगा। तो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब सवाल ये कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो वो अनंत व्यास, उसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मन तितना व्यास खींच सकते हो, आप जितना मन तितना जीवा खींच सकते हो, जितना मन उतना त्रिज्या खींच सकते हो। तो जिनका संख्या कोई निश्चित नहीं है उसको हम लोग अनंत बोलेंगे। ठीक है, अनंत, अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, अनंत जीवा खींच सकते हैं, अनंत व्यास खींच सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग एक जीवा खींचे, ध्यान दीजिएगा, ये जीवा खींचे हैं, जीवा के अंतर्गत इतना एक हिस्सा आपका आ जाता है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो। तो ये जो हिस्सा है जीवा के अंतर्गत, सिर्फ इस भाग को, या जो एक तरह से वक्र भाग है, इसको हम लोग चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए इसमें, चलिए एक बार नाम हम रिपीट कर दें ताकि याद रहे, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ये हो गया केंद्र, ओ हो गया केंद्र, ये पूरा रेखा यहां से यहां तक हो गया क्या? व्यास हो गया। ये वाला रेखा सिर्फ इतना को रेखा त्रिज्या हो गया। यदि व्यास में देखा जाए तो पूरा यहां से यहां तक में आपका दो त्रिज्या, एक त्रिज्या यहां से यहां तक, एक त्रिज्या यहां से यहां तक। तो एक व्यास में दो त्रिज्या होता है, यानी व्यास की लंबाई बराबर जो होता है वह 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। अब देखिए वृत्त को यदि हम लोग इस तरह से एक व्यास खींचें वृत्त में, तो वह वृत्त को 2 भाग में बांट देता है। कितना भाग में? 2 भाग में। और प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। वृत्त का आधा, यानी व्यास जो है वृत्त को आधा, मतलब समान भाग में बांट देता है, 2 समान भाग में बांट देता है। कि यह प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। अब देखिए इसमें ऐसा भी होता है, ये तो खैर व्यास खींचने से हुआ। अब वृत्त में यदि आप 2 त्रिज्या खींच दिए, ये केंद्र से एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, बस आप नाम सुनते जाइए केवल। अभी हम सिर्फ नाम पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रत्येक आकृति का जो फॉर्मूला होता है आज उस पर डिस्कस करेंगे।
तो यह जो है ये दो त्रिज्या के बीच जो यह घिरा हुआ आप क्षेत्र देख रहे हो, इस घिरे हुए क्षेत्र का नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है? त्रिज्यखंड। ये वाला क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। अब इस त्रिज्यखंड को जरा सा मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब ये जो आप त्रिज्यखंड वाला लाइन देख रहे हो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी एक तरह से दो त्रिज्या हो गया वृत्त का। इसमें यदि हम इस बिंदु और इस बिंदु को इस तरह से मिला दें, क्या करें? मिला दें, तो इससे जो है अब इसको भी हम त्रिज्या को इस तरह से मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त में कोई भी एक तरह से एक जीवा खींच दिए, तो जीवा क्या करता है? वृत्त को दो हिस्सा में बांट देता है। कोई भी जीवा खींचो वो वृत्त को दो हिस्सा में बांटेगा, भले वह बराबर नहीं बांटे, लेकिन क्या करेगा? वह दो हिस्सा में बांटेगा। आप छोटा सा एक कहानी सुने होंगे कि दो बिल्ली जो है आपस में लड़ रही थी, तो उसमें जो है किसी सामान के लिए लड़ रही थी, तो सामान जो है उसमें आधा आधा बांटने के बारे में था। तो उसको आधा बांटना था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए उसने एक बंदर का सहारा लिया। तो बंदर क्या किया? एक तराजू लिया, तराजू पर ले करके उसने दोनों तरफ जो है जो भी सामान बांटना था दोनों तरफ सामान को रखा, लेकिन जिधर बढ़ता था बंदर उस सामान को खा जाता था। तो इससे होता क्या था? दूसरे साइड पलड़ा फिर बढ़ जाता था, तो दूसरे साइड पलड़ा बढ़ता था, इधर वाला खा लिया, फिर इधर बढ़ गया, इधर वाला खा लिया। इस तरह से करते करते वो सारा सामान खत्म हो गया। बेचारा बिल्ली सिर्फ देख रही थी और कुछ क्या कर सकती थी वह। तो वही होता है, लोगों के झगड़े के बीच जो है तीसरा जो है अपना काम निपटा के चले जाता है। खैर यहाँ दूसरा मैटर है। अब देखो यहाँ पर ये जो रेखा है, ये रेखा एक तरह से जीवा ये वृत्त को दो भाग में बांटता है, तो यह समान भाग भी हो सकता है और समान भाग भी हो सकता है। ऐसे यदि हम लोग इस तरह से ये वाला जीवा खींचे तो ये समान भाग में बांटता है, लेकिन यदि हम लोग कहीं भी जीवा खींचे तो वह वृत्त को असमान भाग में बांटता है। लेकिन ये जो भी असमान भाग रहे, तो इस तरह से जो खंड होता है इसको हम लोग वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। एक नीचे के तरफ खंड हुआ, ये वृत्त का ही एक हिस्सा, एक ऊपर के तरफ वृत्त का खंड हुआ। तो ये जो नीचे का खंड है इसको हम लोग बोलेंगे, ये आप देखो छोटा खंड लग रहा है, इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, या सिर्फ लघु खंड भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। ये है लघु वृत्त खंड, और ये ऊपर वाला जो बच गया वो हो गया दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आ गया बात? ये लघु वृत्त खंड और ये दीर्घ वृत्त खंड। तो एक वृत्त के अंदर हम लोग किन किन चीजों पर डिस्कस किए? एक वृत्त के अंदर हम लोग केंद्र के बारे में डिस्कस किए, त्रिज्या के बारे में डिस्कस किए, व्यास के बारे में डिस्कस किए, जीवा के बारे में डिस्कस किए, चाप के बारे में डिस्कस किए, अर्धवृत्त के बारे में डिस्कस किए, त्रिज्यखंड के बारे में, लघु वृत्त खंड के बारे में और दीर्घ वृत्त खंड के बारे में। इस तरह से हम लोग 9 चीजों पर डिस्कस किए। तो ये सारे चीज जो है वृत्त से संबंधित हुआ। ठीक है, हम इसके बाद अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये जो चारों बगल का हिस्सा है, ध्यान देना अभी सब बात को। ये चारों वृत्त के चारों बगल का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त के लिए परिधि। क्या बोलते हैं? ये चारों बगल का जो हिस्सा है, पूरे हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। अब आप एक चीज सोचने का प्रयास करो कि एक फील्ड है। क्या है? एक फील्ड है। हम ये बोलेंगे कि एक आदमी जो है इस फील्ड का एक चक्कर लगाएगा, कितना दौड़ेगा? तो आप क्या सोचोगे कि एक चक्कर यानी वृत्त के चारों बगल जब घूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। तो आप ये सोचोगे कि एक चक्कर घूमने का मतलब हुआ इसका परिधि, यानी जितना इसके परिधि का लंबाई होगा उतने जो है दूरी कोई आदमी एक चक्कर में तय करेगा। अब 2 चक्कर में तय कितना करेगा? तो जितना परिधि होगा उसको 2 से गुना करेंगे। 3 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो 3 गुना परिधि। समझ में आ गया बात? तो चक्कर मतलब होता है, एक चक्कर का मतलब हुआ वृत्त का परिधि। ठीक है, अब चलो एक और चीज समझते हैं। देखिए अब ये वृत्त है, वृत्त के अंदर इस तरह से एक और वृत्त खींच दिए, या बाहर भी हम लोग खींच सकते थे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यह जो है यह केंद्र दोनों वृत्त के लिए हो गया, कि पहला वृत्त के लिए अंदर वाला के लिए हो गया और बाहर वाला के लिए भी हो गया। तो इस तरह से यदि कोई वृत्त होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त,
और ये जो केंद्र हो गया यह दोनों के लिए केंद्र हो गया, उभयनिष्ठ केंद्र बोल सकते हैं, दोनों के लिए होगा। लेकिन इस दोनों वृत्त के बीच में एक हिस्सा खाली रह जाता है। देखो ये वाला, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, इसके बीच का हिस्सा ये वाला आप देख रहे हो खाली हो जाता है, ठीक है। और यही वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को, ये जो आप देख रहे हो दोनों वृत्त के बीच का ये वाला हिस्सा, इसके एक तरह से बाहरी हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। तो एक चीज और जुट गया वृत्त से संबंधित मैटर में, वलय भी जुट गया। समझ में आया? तो ये सारा चीज जो है वृत्त से संबंधित है, मुख्य रूप से इसी चीज पर हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आपको बताया कि ये वृत्त से रिलेटेड हुआ, लेकिन वृत्त से रिलेटेड के चैप्टर में कुछ और चीज को यदि हम इंक्लूड कर दें, ये वृत्त है, वृत्त के साथ इस तरह से हम त्रिभुज को इंक्लूड कर दें, तो त्रिभुज भी जानना जरूरी है। ये वाला एक वर्ग है, इसके साथ एक वृत्त को इंक्लूड कर दें, तो यह भी वृत्त यहाँ भी है, तो वृत्त तो संबंधित हो गया। यह जो है भले यह एक ज्वाइंट आकृति हो गया। तो हम लोग वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको बताए ही बहुत सारा आकृति का नाम, लघु खंड, दीर्घ खंड, त्रिज्य खंड, उसके बाद चतुर्थांश के बारे में नहीं बताए हैं। देखो चतुर्थांश मतलब हुआ चौथा हिस्सा। ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से ये जो गुजरा ये हो गया व्यास। इसको इस तरह से भी यदि बांट दें तो यह वृत्त 4 भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया? 4 भाग में बट गया। अब इसको हम लोग 3 भाग को एक तरह से इससे अलग कर देते हैं, या समझ लो तो मिटा देते हैं, ये वाला। तो यही जो एक भाग कहलाया, ये कहलाएगा चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। इस पर ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। हालांकि इसको हम त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं। एक त्रिज्या यहाँ से, एक त्रिज्या यहाँ से, 2 त्रिज्या हुआ तो ये त्रिज्यखंड ही हुआ। लेकिन यह स्पेशलाइज है क्योंकि यह वृत्त का जो है 1/4 हिस्सा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो समझ गए अलग अलग आकृति में। तो आपको हम ये बताए अलग अलग आकृति के बारे में, और वृत्त से संबंधित आकृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। ठीक है, अब देखो इसमें हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। अब वृत्त में जो है, जैसे ये वृत्त हो गया, अब इस तरह से ये एक वर्ग हो गया। तो आप देख रहे हो यहां पर कि वृत्त के वर्ग के अंदर एक वृत्त दिया है। अब इतना वो हिस्सा जो है यदि हम कलर कर दें, इतना वो हिस्सा यानी वृत्त को छोड़ करके हम बोलेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या देखते हो, ये पूरा हिस्सा जो है एक वर्ग है। वर्ग में जो खाली हिस्सा है उसको यदि हम घटा देंगे तो ये बाहरी हिस्सा बचेगा। तो इसी तरह से ज्वाइंट आकृति का हम लोग क्षेत्रफल इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ना है उसको एक पॉइंट में लिख देते हैं, उसके बाद प्रत्येक आकृति के फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला नंबर, इसका बेसिक फॉर्मूला। दूसरा नंबर, एरिया ऑफ सिंगल फिगर ज्वाइंट फिगर। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपको लैंग्वेज संबंधित सवाल दिया रहेगा, और जो छूटा बढ़ा उसको आदर्श में इंक्लूड करते हैं।
चलिए यही सब चीज हमको पढ़ना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ सिंगल फिगर, एरिया ऑफ ज्वाइंट फिगर, एप्लीकेशन ऑफ एरिया। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर चलते हैं। सबसे पहले जूनियर क्लास में आप लोग मैक्सिमम लोग उस फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन के तौर पर सबको याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसीलिए हम फॉर्मूला पर सबसे पहले वर्क करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहला जो है हम लोग चलते हैं त्रिभुज से संबंधित, और उसमें भी सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। चलिए समबाहु त्रिभुज में चित्र पहले यहां बना दें। ठीक है, नाम से ही पता चलता है समबाहु, सम माना समान, बाहु माना भुजा, यानी इसमें जितनों भी भुजा है, 3 भुजा है, तीनों समान होगा। तो इस देखिए तीनों में सेम साइन दे दिए, सिंगल सिंगल ऐसे दे दिए, इससे समझ में आ गया कि यह भुजा और यह भुजा, तीनों का लंबाई क्या है, समान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल पर चलते हैं। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये माना भुजा होता है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल के बाद इस चारों बगल का जो आकृति है इसको हम लोग परिमाप या परिमिति कहेंगे। परिमाप या परिमिति, एक में फुल लिख देते हैं, सिर्फ अगला में परि लिख देंगे, समझ जाएगा परिमिति। तो परिमाप या परिमिति 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, ये मतलब भुजा होता है। उसके बाद देखो ये लंब, ऐसे लंब भी हम लोग खींच सकते हैं। ये बीचों बीच ये जो रेखा हुआ है इसको हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे, शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब का सूत्र होता है शीर्ष लंब बराबर √3/2 इंटू a, √3/2 गुना भुजा। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। इसमें तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा एवं तीनों कोण समान होता है। तीनों भुजा भी बराबर और तीनों कोण भी बराबर। ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, और प्रत्येक कोण, चूंकि तीनों मिला करके आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण समान माना प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के लिए। चलिए दूसरा आते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आइसो स्केल, इसको आइसो स्केल बोलते हैं। नाम से पता चलता है 2 गो समान होगा, 2 भुजा क्या होगा, समान होगा। ये आकृति लिए 2 गो ही समान होगा, तो थोड़ा ऐसा लिखें कि लगे कि 2 गो बराबर है। लग रहा है ये दोनों बराबर है, इसमें ये देखो सेम साइन दे दिए, इसमें ये डिफरेंट साइन दे दिए। ये सेम वाला भुजा इसको ए बोलते हैं और ये बेस दे देते हैं आधार। इसका क्षेत्रफल पर आते हैं। क्षेत्रफल b/4 और a² - b², ये क्षेत्रफल हो गया। और परिमाप तो 2 गो समान भुजा 2a + b। ये आकृति आप देख करके समझ जाएंगे कि a का मतलब है 2 गो जो बराबर है और b का मतलब जो बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 2 भुजा एवं 2 कोण समान हो तथा
तीसरा भुजा एवं कोण भिन्न हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए समबाहु त्रिभुज के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलन, इसमें तीनों अलग अलग होगा नाम से है। वी मना नहीं, सम मना समान, बाहु मना भुजा, मतलब जिसका तीनों भुजा समान नहीं हो, सब अलग अलग हो। ए अलग हो, बी अलग हो, सी अलग हो। ये एक दिए, ये डबल दिए, ये ट्रिपल दिए। इससे क्या पता चला, यह अलग है, यह अलग है और यह अलग है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एस पर चलते हैं। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं। अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं। तो अर्ध परिमाप यानी पूरा परिमाप का आधा ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2 निकल गया अर्ध परिमाप, एस का मान। अब इसका क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आप लोग पढ़े होंगे, हीरोन सूत्र इसको बोलते हैं या हीरो सूत्र भी बोलते हैं। ये चीज आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो यह क्षेत्रफल का सूत्र होता है। उसके बाद परिमाप का यदि पूछेंगे तो तीनों का योग हो जाएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी। चलिए, ये परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इसमें जो है एक शीर्ष लंब भी होता है। शीर्ष लंब मतलब क्या हुआ, शीर्ष से डाला गया लंब। तो इसमें 3 शीर्ष लंब होगा, एक इस भुजा से यहाँ पर, एक दूसरे भुजा से यहाँ पर और एक तीसरे भुजा से यहाँ पर। तो शीर्ष लंब यदि निकालना रहे, शीर्ष लंब का सूत्र होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। आधार का मतलब समझ रहे हैं, जिस पर लंब डालेंगे वही आधार होगा। जैसे इसी त्रिभुज में लीजिए, जैसे देखिए ये लंब डाले तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो लंब बीसी पर डालें तो बीसी आधार हो गया। जिस पर लंब डालते हैं वह क्या होता है, आधार होता है। तो शीर्ष लंब का ये सूत्र हो गया 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। चलिए, ये हो गया त्रिभुज से संबंधित तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हो गया। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ये भुजा की दृष्टि से 3 गो और कोण के दृष्टि से भी 3 गो होता है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रिंगल, राइट एंगल्ड ट्रिंगल। चलिए, ये हो गया। देखिए सबसे पहले इसके क्षेत्रफल पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब। क्योंकि देखिए इसमें शीर्ष यानी इसमें 3 गो लंब होगा, लेकिन इसका लंब फिक्स है, इसका लंब यही होगा। ठीक है, ये लंब हो गया, सीधा वाला लंब हो गया और ये नीचे वाला आधार हो गया। हालांकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो लंब और आधार कोई भी हो सकता है, कोई भी भाग, यह भी लंब हो सकता है और नीचे वाला भी लंब होता है। लेकिन जनरल टर्म में यदि आप पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं, तो नीचे वाला को आप आधार मानिए और जो ये सीधा खड़ा है, लंबा खड़ा है, उसको हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है, जनरली तौर पर ये लंब मानेंगे और ऐसे हम लोग ऊपर वाला लंब और ये नीचे वाला जो है वो आधार मान करके चलेंगे जनरली रूल में। ये हो गया क्षेत्रमिति का सूत्र। इससे 2 काम कर सकते हैं, का आधार निकाल सकते हैं, 2 गुना क्षेत्रफल बटे लंब। आधार
आधार हो गया 2 गुना क्षेत्रफल बटे लंब। जस्ट लाइक यदि लंब निकालना चाहें तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार हो गया, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा के बीच एक संबंध होता है, इसको हम लोग लंब तो बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, और समकोण त्रिभुज का जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण बराबर, कर्ण सबसे लंबा भुजा होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और आधार यदि निकालना चाहें तो आधार रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, ये हो गया आधार का फॉर्मूला। और तीसरा हो गया लंब, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो यह हो गया समकोण त्रिभुज से रिलेटेड टर्म। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं अब। चलिए इसके अलावा एक और त्रिभुज होता है जिसका नाम है समबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये समझ गए होंगे कि इसमें दोनों गुण होगा, उस समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा। देखो दोनों में एक जैसा दिए, इसमें अलग दे दिए, तो वैसे भी ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये दोनों समान भुजा कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई तो दोनों सेम है, 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। और कर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुना भुजा, √2a बोल सकते हैं, √2a। इसमें बस ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखना है। चलिए समद्विबाहु समकोण के बाद आते हैं आयत पर। किस पर? आयत पर। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ये हो गया आयत। ये समझ गए होंगे, ये आमने सामने ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब इसमें ये जो कोना कोनी वाला है, ये विकर्ण हो गया। ये कोना कोनी वाला जो है ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले इसके क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, ये लंबाई हो गया, एक लंबा हो गया एक चौड़ा हो गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई LB। और परिमाप हो गया चारों बगल का घेरा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके अलावा लंबाई बराबर सूत्र, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर सूत्र
क्षेत्रफल बटे लंबाई। चौड़ाई बराबर सूत्र क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल, परिमाप, लंबाई, चौड़ाई निकल गया। अब विकर्ण, ये विकर्ण हो गया कोना कोनी। विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर एल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। चलिए विकर्ण के बाद जो है आते हैं लंबाई निकालना होगा, तो इसका सूत्र लिखेंगे विकर्ण स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। और उसी तरह से यदि ब्रेथ निकालना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तो v माना विकर्ण स्क्वायर घटाओ लंबाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक तरह से आयत के बारे में। अब एक और आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो परिमाप गुना ऊंचाई। और जब चारों दीवार रहेगा तो परिमाप तो होगा ही, परिमाप गुना ऊंचाई। और परिमाप आयत के लिए आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया आयत के बारे में। आयत के बाद आते हैं अब वर्ग पर। किस पर? वर्ग पर। वर्ग को बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। चलिए अब वर्ग में चारों भुजा समान होता है और ये कोना कोनी जो है विकर्ण हो गया। चलिए सबसे पहले इसमें क्षेत्रफल पर आते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। परिमाप पर आते हैं 4 गुना भुजा। और विकर्ण पर आते हैं √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब भुजा निकालने का 3 सूत्र। भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल और भुजा का दूसरा सूत्र परिमाप बटे 4। भुजा का तीसरा सूत्र विकर्ण बटे √2। और एक और क्षेत्रफल का सूत्र इससे बन जाएगा। विकर्ण बटे √2 है तो भुजा बराबर क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटे 2, है ना। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हो गया अगला क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसमें भी वर्गाकार चीज में भी चारों दीवार हो सकता है, तो इसमें लिखेंगे वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वही जो इसमें होता था परिमाप गुना ऊंचाई। और परिमाप का सूत्र जानते हैं 4 गुना भुजा गुना ऊंचाई का ऊंचाई। भुजा के लिए a यूज करते हैं, 4ah भी लिख सकते हैं। चलिए इसके
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट आकृति पर। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इसमें आमने सामने का भुजा तो बराबर जरूर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। आमने सामने का भुजा बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। ये वाला इससे लंब डालते हैं, इसको बोलेंगे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। चलिए, इसमें क्षेत्रफल का एकमात्र सूत्र होता है आधार गुना शीर्ष लंब। आधार गुना शीर्ष लंब। ये आधार कहलाया और उस पर लंब डाला गया, उसको शीर्ष लंब। यह आधार कहलाया, आधार गुना शीर्ष लंब। आते हैं दूसरा थी पर। इससे दो सूत्र निकलेगा। यदि आप आधार का चाहते हैं, शीर्ष लंब इधर भाग हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे शीर्ष लंब, और जस्ट उसका उल्टा, यदि शीर्ष लंब निकालना चाहेंगे, शीर्ष लंब बराबर तो क्षेत्रफल बटे आधार। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। अब आते हैं इसमें, देखिए विकर्ण दोनों अलग अलग होगा, उसका लंबाई अलग, इसका लंबाई अलग होगा। चलिए, समांतर चतुर्भुज के बाद आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज रोम्बस। इसमें भी उसी तरह का होता है, बस इसमें है चारों भुजा बराबर, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होगा। चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होगा। इसका विकर्ण भी अलग अलग होगा। एक का D1 नाम रखे और एक दूसरा इसका D2 नाम रखे। तो इसका सबसे पहले क्षेत्रफल हाफ गुना D1 गुना D2। D1 माने डायगोनल यानी पहला विकर्ण, D2 माने दूसरा विकर्ण। इसे D1 का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे D2, और D2 का मान निकालना चाहेंगे तो 2 गुना क्षेत्रफल बटे D1। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसका 4 भुजा होता है और सबका भुजा समान होता है, तो भुजा बराबर, इसका भुजा बराबर होता है D1 बटे 2 का होल स्क्वायर, जो D2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया समचतुर्भुज। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज पर। समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रेपेजियम भी कहते हैं। इसमें एक और सूत्र छूट गया, वो है उसके परिमाप का। तो परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। चलिए, समलंब चतुर्भुज में 2 भुजा समांतर होता है और 2 भुजा असमांतर होता है। देखिए, ये जैसे दिए, ये समांतर है, अब इसको ऐसे तिरछा मिला दिए, इसको ऐसे तिरछा मिला दिए, तो ये असमांतर हो गया। तो इस पर लंब डालते हैं, ये हो गया
शीर्षलंब, इसको बोल सकते हैं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। हालांकि शीर्षलंब हम लिख दिए हैं, शीर्ष ही डाले हैं, लेकिन इसके लिए यूज होता है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसमें एकमात्र सूत्र प्रयोग होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना समांतर भुजाओं, भूमध्य भुजाओं का योग गुना समांतर भुजा के बीच की दूरी। समांतर भुजा के बीच की दूरी, यह हो गया क्षेत्रफल का सूत्र समलंब चतुर्भुज का। अब जनरल एक चतुर्भुज लेते हैं, सिर्फ चतुर्भुज। चतुर्भुज ये चतुर्भुज हुआ, ये विकर्ण हो गया। इस पर एक लंब इससे डाले, दूसरा लंब इस शीर्ष से डाले, तो यह जो है दो त्रिभुज, एक ऊपर और एक नीचे त्रिभुज में बट गया है ना। और ये वाला हो गया एक विकर्ण। इसको लंब जो डाले इसको H1 देते हैं, इसका नाम देते हैं H2, H2। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुना विकर्ण, विकर्ण है ना, ये विकर्ण इंटू H1 प्लस H2। तो ये हो गया चतुर्भुज के बारे में। चलिए, तो आज जो है हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रमिति पर, क्षेत्रमिति से संबंधित सूत्र पर डिस्कस किए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग कल वृत्त से संबंधित कुछ और आकृति जो है उस पर डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।